हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 19 कवर करेंगे। बाकी के 18 टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग बाकी के सारे क्वेश्चंस मींस टू से सारे टेस्ट को लगा सकते हो। ठीक है, जो कि आपके यूपी पीसीएस एंड आरओ के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। वियना कन्वेंशन ओजोन संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह ओजोन संरक्षण से है। और क्योटो प्रोटोकॉल जैव विविधता संरक्षण से है। और कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो भी जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है वो हमें चूज़ करना है यहाँ पे। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो बायोडाइवर्सिटी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, तो इट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बाकी के ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, जिसमें मतलब इसका जो ये संधि है इसका टोटल जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी देश इसमें शामिल हैं वो कार्बन उत्सर्जन कम से कम करने की कोशिश करें। ठीक है, मेन उद्देश्य इसका यही है। 11 दिसंबर 1997 यानी कि 11 दिसंबर 1997 को इसको अपनाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल को। क्योटो जो कि जापान में एक शहर है, ठीक है, वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। इम्प्लीमेंट की अगर बात आती है यानी कि इसको लागू कब किया गया था, तो 16 फरवरी 2005 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। सेकंड है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सिर्फ मानवीय क्रियाओं द्वारा ही होता है। हमें पता करना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट अगर बात करें सेकंड वाले स्टेटमेंट की, इसमें लिखा है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सिर्फ मानवीय क्रियाओं से होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी प्राकृतिक क्रियाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इट मीन्स ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता से तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती हैं। मानवीय क्रियाओं द्वारा भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, तो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ओरंग अभयारण्य, दिबांग अभयारण्य, पाकुई बाघ रिजर्व और नामदफा बाघ रिजर्व। इनमें से ये तीनों ही जो हैं अरुणाचल प्रदेश में हैं, बट जो ओरंग अभयारण्य है वह असम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओरंग अभयारण्य असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग से संबंधित है, मतलब वहाँ पर जो वहाँ की प्रसिद्ध वो है जाति, उसका नाम बोला गया है। एंड भीतरकनिका अभयारण्य घड़ियाल और पेरियार अभयारण्य हाथी। उसके बाद डी है डम्फा अभयारण्य, जो कि थामिन मृग से संबंधित है। ठीक है, सो इनमें से इनकरेक्ट पूछा गया है, तो डी ऑप्शन है सही इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो थामिन मृग है यानी कि नाचने वाले जो मृग हैं वह मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बाकी के जो इसमें पेयर हैं यानी कि जो युग्म है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर है? ऑप्शंस हैं GD अग्रवाल, बाबा आमटे, सोनम वांगचुक या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। वृक्ष मित्र के नाम से पूछा गया है इसमें, तो डेफिनेटली आंसर सभी को पता ही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व करके इसे सफल बनाया था। इनको ही वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोरल ब्लीचिंग का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है? वैश्विक ऊष्मन, अवसादग्रस्त जल, भोजन की कमी या फिर उपरोक्त सभी। तो कोरल ब्लीचिंग का सबसे मेन रीज़न इसमें पूछा गया है, तो वो है वैश्विक ऊष्मन। ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग यानी कि प्रवालों के नष्ट होने का सबसे प्रमुख कारण वैश्विक ऊष्मन है। इस कारण समुद्री तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे प्रवाल नष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत में वन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकरण, दावानल, घरेलू लकड़ी उपयोग हेतु कटाई या फिर उपरोक्त सभी। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं, एक सेकेंड, सॉरी। भारत में वन ह्रास का प्रमुख कारण पूछा गया है, घरेलू लकड़ी उपयोग हेतु कटाई, दावानल एंड औद्योगिकरण। नो, इसका आंसर है औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में वन ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने ये इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया था, इस वजह से मैंने वो बोल दिया, सॉरी फॉर देट। तो बढ़ता हुआ औद्योगिकरण जो है इसका मेन रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। बायोगैस के सर्वाधिक प्रमुख घटक क्रमशः हैं, उनका सीक्वेंस हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एंड हाइड्रोजन। एंड ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका हमें करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर बताना है, जो कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बायोगैस के प्रमुख घटकों की अगर बात करते हैं तो देखिए, मीथेन 55 to 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 to 50%, उसके बाद हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में, भारतीय वनस्पति उद्यान कोयम्बटूर में। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सही सुमेलित हैं। तो देखिए, हम आपको ये बता देते हैं कि सबसे पहले तो इसमें से जो इनकरेक्ट है वो बता देती हूँ, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। भारतीय वनस्पति उद्यान जो है वह कोयम्बटूर में बिल्कुल भी नहीं है, वह कोलकाता में है। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 जो है वह करेक्ट है, और सी आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है, जबकि अन्य बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? कार्ल रिटर को, या फिर केंट जे मूर को, ईपी ओडम को, या फिर एजी टांसले को। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक की बात हो रही है। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो इनका जनक माना जाता है ईपी ओडम को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान का जनक ईपी ओडम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्लोबल टाइगर फोरम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसका गठन 1993 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, या फिर ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए, किससे संबंधित पूछा गया है? ग्लोबल टाइगर फोरम से रिलेटेड ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सारे ही कथन बिल्कुल सही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। कर विवर्तन से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? कर चुकाने के दायित्व का हस्तांतरण, या फिर विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर, या फिर कर का भुगतान न करना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है।
कर विवर्तन का क्या मीन्स है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए कर विवर्तन का मतलब होता है कि कर का भुगतान ना करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को हटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, बताइए। इकोनॉमी से संबंधित आपका ये प्रश्न है। ऑप्शंस हैं राजस्व घाटा, बजट घाटा, प्राथमिक घाटा या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगर राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को हटा दिया जाता है तो हमको प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, सबसे पहले विचार करते हैं, उसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे पूरा क्या है। पहला है स्टेटमेंट, खुले बाजार की क्रियाएं आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। ओके। सेकंड स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स आदि का सिर्फ विक्रय करता है। नो 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 नो, ऐसा तो नहीं है। पहले स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सही पूछा गया है हमसे कि इनमें से कौन सा सही है ना, 1 2 3 वही वाले ऑप्शंस हैं, तो उनको तो पढ़ना नहीं है हमें। यहाँ हम आपको बता देते हैं इनकरेक्ट कौन सा है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, इसके ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंतर्गत आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स आदि का सिर्फ विक्रय नहीं, क्रय विक्रय दोनों करता है। इट मीन्स ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके। खुले बाजार की क्रियाएं आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों व ट्रेजरी बिल्स की खुले बाजार में खरीद व बिक्री दोनों करता है। खरीद को आप क्रय भी बोल सकते हो, क्रय विक्रय दोनों करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओके, सो योर ऑप्शंस आर, कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं और वह किससे संबंधित हैं ये बोला गया है यहाँ पर सेकंड वाली रो में। तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज़ करना है। सो फर्स्ट इज रंगराजन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। मालेगाम समिति सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से संबंधित है। एंड राजा जे चेलैया समिति मुद्रास्फीति से संबंधित है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है, ऐसे देखेंगे जिससे आपको आंसर नहीं दिखाई दे। ओके, यस, एल के झा समिति जो कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इनकरेक्ट कौन सा है। राजा जे चेलैया समिति, क्या ये सही है? क्या आपको लगता है कि ये सही है? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आई थिंक ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, जहाँ तक मेरे को भी कंफर्म नहीं है। देख लेते हैं एक बार इसको एक्सप्लेनेशन में। यस, राजा जे चेलैया समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। इसी समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया था। अन्य युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है। ओके, और ये जो फैक्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट अंडरलाइन कर दिया मैंने। ओके, सो नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए ध्यान से कि क्या पूछा गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कई सारे टर्म्स ऐसे होते हैं इकोनॉमी में, तो काफ़ी सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनको हमने नहीं ध्यान से पढ़ा होता है या फिर पढ़ा ही नहीं होता है। तो अगर ऐसा कुछ है, देखिए यहाँ पूरे तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। मैं इस वीडियो के थ्रू ये गारंटी नहीं ले रही हूँ कि आप बिल्कुल बस इसी पर निर्भर रहिए, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। इवन हमने अपने कोर्स में भी ऐसा नहीं बोला है। लेकिन अगर ये यहाँ पर टर्म दे रखा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ऐसी चीज़ों को एक बार गूगल पर या फिर कहीं पर भी सर्च करके पढ़ लीजिए और उसको नोट कर लीजिए कि उसमें है क्या। ऑप्शंस हैं इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। यह भारत का पहला व विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। थर्ड ऑप्शन है निफ्टी इसके द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमुख सूचकांक है। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही सही नहीं है, ये है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सही है। इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो केवल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि इसमें बोला गया है कि यह भारत का पहला व विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड का भी पहला ही स्टॉक एक्सचेंज है। इट मीन्स ये करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत ही नहीं बल्कि यहाँ पर
हो गया ये वर्ड, यहाँ पर आएगा वर्ल्ड, ठीक है, या फिर विश्व। ओके, यह है विश्व का भी पहला ही स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। निफ्टी इसके द्वारा जारी की जाने वाली एक इंडेक्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं WTO, विश्व बैंक, IMF या फिर FAO। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की बात हो रही है तो यह संबंधित है WTO से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है, उसके कृषि समझौते के अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को दी जाने वाली सब्सिडी को 3 भागों में बांटा गया है और ये सब्सिडी उसी से रिलेटेड है। वो 3 भाग कौन से हैं? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अम्बर बॉक्स सब्सिडी एंड ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ओके, तो इन तीनों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। एक ऑप्शन हमारा ऊपर है तो ठीक है, कुछ किस्में दी गई हैं और कुछ फसलें दी गई हैं, इनको हमें इनसे मैच करना है। ओके, सो फर्स्ट है कल्याण सोना, तो इसके लिए हमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी देखना पड़ेगा, उससे पहले तो यहाँ पर मैच नहीं कर सकते हैं। सो गेहूँ, ठीक है, पहला है हमारा, क्या है यहाँ पर, कल्याण सोना है जो है वह गेहूं से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है माही सुगंधा, ठीक है, माही सुगंधा जो है वह धान की एक किस्म है। उसके बाद इसको हम पहले लिख देते हैं, ये 4 से संबंधित है, ठीक है, वहाँ पर हमारा गेहूं जो है उससे संबंधित है। ओके, बार बार उधर ले जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद है सी, यानी कि बहार जो है ये आपकी अरहर का है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट, यानी कि वहाँ डी ऑप्शन जो बचा है वो आपका कपास से संबंधित होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। ए का है चौथा एंड बी का है तीसरा और सी का है दूसरा। इसी के थ्रू हम अपना आंसर वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, चौथा, तीसरा और दूसरा। चलिए पहुँचते हैं अपने आंसर पर। सुजाता जो है कपास की किस्में हो गए, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हमने मिलाया था बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन हमसे मैच कर रहा है हमारे आंसर से। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किस्में दी गई हैं। फल्दी कल्याण सोना गेहूं की किस्म है, माही सुगंधा धान की किस्म है, बहार अरहर की किस्म है एंड सुजाता जो है वह कपास की किस्म है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? ऑप्शन है अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश। सबसे ज़्यादा वसा किस में पाई जाती है? तो अखरोट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अखरोट में सर्वाधिक यानी कि 60 to 62% मात्रा में वसा पाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर है बादाम का। क्वेश्चन नंबर 20, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार निम्नलिखित में किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। ओके, जो मिडिल एरिया है यानी कि सेंटर पार्ट में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रसायन दे रखे हैं और उनके प्रयोग कहाँ कहाँ किस चीज़ में किए जाते हैं वो दे रखे हैं, तो इसमें से हमें कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। फेरस सल्फेट का प्रयोग स्याही में किया जाता है। उसके बाद है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है और बेरियम का प्रयोग जो है आतिशबाजी में किया जाता है। डी ऑप्शन है जिंक क्लोराइड का प्रयोग जो है चूहा के विष में किया जाता है। यही इनकरेक्ट है, चूहा के विष में ये प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन चूहा के विष में प्रयोग किया गया जाता है वह है आपका जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का उपयोग लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए होता है। उस पर लेपन करके मतलब उसका बचाव किया जाता है। बात करें अगर चूहा के विष की, चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। बाकी के जो युग्म है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेटमेंट एंड रीज़न दिया गया है। सैक्रीन का प्रयोग मधुमेह रोगी चीनी के स्थान पर करते हैं। ओके,
क्योंकि सैक्रीन का भोज्यमान चीनी से कुछ कम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़ तो बिना ऑप्शन पढ़े, क्योंकि ऑप्शन हमेशा सेम होते हैं इस क्वेश्चन के, तो यहाँ ये बता देते हैं। देखिए ये बिल्कुल सही है, सैक्रीन का यूज़ करते हैं जो जिनको डायबिटीज़ वगैरह होती है वो लोग, लेकिन सैक्रीन का जो भोज्यमान है, यानी कि क्या चीनी से कुछ कम ही इसमें मिठास वगैरह होती है, ऐसा कुछ है नहीं। इसका जो भोज्यमान है वो चीनी के मतलब बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये गलत हो जाता है, रीज़न जो है गलत है, तो ये उसको एक्सप्लेन तो क्या ही करेगा। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। सैक्रीन का प्रयोग मधुमेह रोगी चीनी के स्थान पर करते हैं। इसका भोज्यमान चीनी से कुछ कम नहीं बल्कि न के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, तापमान को स्थिर रखने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? थर्मामीटर, थर्मोस्टेट, थर्मोग्राफी या फिर फैथोमीटर। ठीक है, तो देखिए उसको थर्मामीटर तो बिल्कुल मत लगा देना, थर्मोस्टेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तापमान को स्थिर रखने वाले यंत्र को थर्मोस्टेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस हेतु प्रकाशिक तंतु का प्रयोग होता है? योर ऑप्शंस आर प्रकाश संकेतों के दूर संचार में किया जाता है। उसके बाद है शरीर के अंदर लेज़र किरणों को भेजने में, या फिर विद्युत संकेतों को प्रकाश संकेतों में बदलकर प्रेषित करने में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका जो यूज़ किया जाता है ना, ये तीनों ही में किया जाता है, यानी कि 1 2 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी में। ठीक है, सो देख लेते हैं इसका एक बार एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग प्रश्न में दिए गए सभी कार्य में किया जाता है। परम शून्य ताप होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 270 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273.15 डिग्री सेल्सियस, या फिर 297.23 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बात करें अगर शून्य ताप की, तो 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अधिकतम ताप कितना भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम तापमान 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसे ही परम शून्य ताप की संज्ञा दी जाती है। इसे केल्विन में जीरो के कहते हैं। ठीक है, सो ये कंप्लीट हो गया है टेस्ट नंबर 19। ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चंस थे वो कवर हो चुके हैं। ओके, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि यूपीपीसीएस का जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी फ़ीस पर मंथ 199 है। जिसमें आप लोगों को 16 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जो कि ऑनलाइन होंगे, शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे जीएस के सारे, एंड 1 ईयर की करंट अफेयर्स दी जाएगी, शॉर्ट में होगी। उसके बाद एक बुकलेट और आएगी जो कि कंसाइज करके सारे ही करंट अफेयर्स को उसमें दिया जाएगा। ठीक है, बाकी की डिटेल्स वैसे मैं दे चुकी हूँ, यही हैं सारी डिटेल्स, उसकी और कुछ नहीं है। उस कोर्स को किस तरीके से लेना है, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके वो टेस्ट आप ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।